वेलकम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवित्रा एकेडमी पर। और ये जो हमारी सीरीज है इसका ये थर्ड टॉपिक है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, या एक आदर्श समावेशी शिक्षक के गुण या विशेषताएं। सेकंड थिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट बाला, BALA, बाला। एंड थर्ड थिंग वी विल डिस्कस अबाउट PWD एंड RPWD। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए, नॉर्मल टीचर भी यदि है तो उसके अंदर कुछ गुण होने अनिवार्य हैं, लेकिन अगर आप एक स्पेशल टीचर हैं या आप एक ऐसे टीचर हैं जिसकी क्लास में कोई स्पेशल बच्चा है, तो आपको उन गुणों से अलग भी कुछ विशेषताएं अपने अंदर डेवलप करनी होंगी। इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर इन बिहेवियर एंड सोशल एक्टिविटीज, व्यवहारिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शिक्षक की गहन भागीदारी। मतलब शिक्षक को एक व्यवहारिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए क्लास में, एक इंक्लूसिव या एक स्पेशल क्लास में। आफ्टर दैट, अर्ली एंड कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद चिल्ड्रन इन डिसएडवांटेज्ड एरिया, वंचित क्षेत्रों में बच्चों के साथ जल्दी और निरंतर संपर्क। देखिए, वंचित क्षेत्र क्या होता है? जहाँ के माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ और ऐसे माता पिता के साथ हमें निरंतर संपर्क में रहना चाहिए। थर्ड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल प्रोसीजर, नैदानिक और उपचारात्मक प्रक्रियाओं के लिए अधिक लगातार संपर्क। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर में रहना चाहिए अबाउट डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम एंड आफ्टर दैट फॉर रिमीडियल क्लासेस। मोर पेशेंट एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ ऑल। देखिए, जो नॉर्मल टीचर है उसकी अपेक्षा हमें अधिक धैर्यवान, संयमी और सभी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। आफ्टर दैट, he must ensure that every child gets an opportunity to realize his potential. यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्राप्त हो। देखिए, हमारे पास जब हम एक स्पेशल क्लासरूम में होते हैं या एक इंक्लूसिव क्लासरूम में होते हैं, वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमें बच्चों के पोटेंशियल को देखकर उनके मैक्सिमम तक उनको लेकर जाना होता है। ए सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स ए चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग। एक सफल समावेशन में शिक्षण के लिए दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। मिंटू से इंक्लूजन के अंतर्गत हमें उसके एटीट्यूड, कंटेंट और अप्रोच में परिवर्तन लाना चाहिए। हमें एक मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच यूज करनी चाहिए अपने क्लासरूम में। आफ्टर दैट, ही शुड एक्सेप्ट एंड वैल्यू डिफरेंसेस। अध्यापक को भिन्नताओं को स्वीकार कर उन्हें महत्व देना चाहिए। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, यह औरों से डिफरेंट है और हमें उसकी वैल्यू भी करनी चाहिए। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज he should use the socio-cultural background of children as a pedagogical resource. बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्र संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंक्लूसिव क्लासरूम में अलग अलग सोशो कल्चरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो हमें उनको एक रिसोर्स के रूप में समझना है, ना कि एक प्रॉब्लम के रूप में। ये भी हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, इससे समझने के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आफ्टर दैट, ही शुड अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। अध्यापन में विभिन्न शिक्षण शैलियों का समायोजन करना चाहिए। अब देखिए, सिंपल सी बात है
कि यदि हम अलग अलग टाइप के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें टीचिंग के भी डिफरेंट स्टाइल्स को, अलग अलग शैलियों का प्रयोग करना पड़ेगा। He should actively promote cooperative learning and peer tutoring to facilitate peer acceptance। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें क्या कहता है, अध्यापक के द्वारा सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखने को सक्रिय रूप प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ सके। मतलब हमें प्रमोट करना है कोऑपरेटिव लर्निंग को और पीयर ट्यूटरिंग को, जिससे बच्चे और ज़्यादा बेटर तरीके से सीख पाए। नाउ 11th पॉइंट इज he should be trained to use different pedagogy to meet their diverse learning needs। शिक्षक को विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित होना चाहिए। फिर से वही बात आ रही है, देखिए ये बातें वही रहेंगी लेकिन सिर्फ शब्दों का हेरफेर रहेगा। और मैंने सभी जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं उन्हीं शब्दों को इन्वॉल्व किया है, ताकि जिस मर्जी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बने आप उसको पहचान सके कि हाँ ये घुमा फिरा के वही बात कहना चाह रहा है कि हमें एक इंक्लूसिव क्लासरूम में डिफरेंट टेक्निक्स का, डिफरेंट मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए। He should actively prepare individualized educational plans, और you can say IEP। शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। देखिए IEP मीन टू से हमें एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, हमें उसी के हिसाब से एक इंडिविजुअल बच्चे के हिसाब से भी अपने एजुकेशनल प्लान को तैयार करना चाहिए। He should communicate that she respects and values all cultures in the classroom। शिक्षक को यह संप्रेषित करना चाहिए, मीन टू से यह बताना चाहिए कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। यस, नाउ इफ स्टूडेंट्स रिपीटेडली मेक एरर्स ड्यूरिंग ए लेसन, द टीचर शुड मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन, टास्क, टाइम टेबल और सीटिंग अरेंजमेंट्स। अगेन मैं कहूँगा ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया दैट चाइल्ड इज द बॉस, हमें बच्चे के अनुसार ही चलना है। सिस्टम इज फॉर द चाइल्ड एंड चाइल्ड इज नॉट फॉर द सिस्टम। अगर ऐसा होता है कि बच्चे बार बार गलतियां कर रहे हैं तो शिक्षक को अनुदेशन, मतलब अपना जो इंस्ट्रक्शन स्टाइल है वो चेंज करना चाहिए, कार्य चेंज करने चाहिए, जो हम टास्क देते हैं वो, समय सारणी, टाइम टेबल चेंज करना चाहिए और बैठने की व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जा सकता है। मीन टू से बच्चे को सिखाने के लिए यदि सारा सिस्टम भी चेंज किया जाए तो वो भी चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट, मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक्स, assorted learning material, multiple assessment techniques, and varying the complexity and nature of the content, that is, differentiated instruction should be used in the classroom। विभेदित अनुदेशन, बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप आदि का प्रयोग कक्ष में किया जाना चाहिए। फिर से वही सारी बातें आ रही हैं कि भैया हमें क्लासरूम में जितना भी मैक्सिमम हम बच्चे को जिस भी तरीके से इन्वॉल्व कर पाए हमें करना पड़ेगा। हमें सभी के सभी पेडागोजिकल टेक्निक्स को भी प्रयोग करना चाहिए, हर एक लर्निंग मटेरियल को प्रयोग करना चाहिए, असेसमेंट के लिए अलग अलग टेक्निक्स को, जैसा कि हमारा CCE कहता है कि वो कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। मतलब वो केवल और केवल कॉग्निटिव डोमेन पे ना होकर एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी पे होना चाहिए, या हम ओवरऑल कह सकते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का प्रयोग हमें करना है। ओके, तो इन वर्ड्स को आप ध्यान में रखेंगे, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको समझना है कि हाँ इनका प्रयोग हमें करना चाहिए एक इंक्लूसिव क्लासरूम में। चलिए, अभी एक टर्म आई थी IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल
प्रोग्राम, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन promotes IEP in which teacher along with community and parents constructs programs to satisfy the diverse needs of the students. समावेशी शिक्षा IEP को बढ़ावा देती है जिसमें शिक्षक समुदाय और माता पिता के साथ, देखिए अकेला शिक्षक नहीं रहेगा, उसको एक कोऑपरेटिव काम करना पड़ेगा अलोंग विद समुदाय, कम्युनिटी जिससे बच्चा आता है, एंड विद हिज पेरेंट्स। छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। ठीक है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए तथा उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं के हल का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। A teacher should be resourceful, which means he should have adequate knowledge of solving his students' problem. उनको ज्ञान होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स का और कैसे उन्हें सोल्व करना है उसका भी। Further, inclusive education celebrates diversity in the classroom. ये एग्जाम की ही लाइन है, आपको इस चीज़ को समझना है कि समावेशी शिक्षा कक्षा कक्ष में विविधता का उत्सव मनाती है। मतलब हमें विविधता को, डाइवर्सिटी को एक लायबिलिटी या बोझ या प्रॉब्लम नहीं समझना है, बल्कि हमें उसको एक रिसोर्स समझ के उसका उत्सव मनाना है। मतलब उसे एक पॉजिटिव सेंस में यूज करना है। It emphasizes on BALA, बाला, यह है बाला पर जोर देता है, एंड बाला स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग एज लर्निंग एड। देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है वह कहता है कि हमें बिल्डिंग को एक लर्निंग एड के रूप में यूज करना है। ओके, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं बाला को, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। और जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि आजकल जो बिल्डिंग्स हैं स्कूल्स की, उनको हम एक लर्निंग एड के रूप में यूज करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पर जितनी भी दीवारें हैं उनके ऊपर कुछ कुछ लिखा रहता है ताकि बच्चे आते जाते उनको देखते रहें, पढ़ते रहें और कुछ ना कुछ वहाँ से सीखते रहें, जबकि कुछ टाइम पहले ऐसा नहीं था। अब बाला ने हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारा जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होता था उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं, एक बार वो देख लेते हैं। बिल्डिंग शुड बी यूज्ड एज ए लर्निंग एड, सही बात है, बिल्डिंग को एक लर्निंग एड के रूप में यूज किया जाना चाहिए। सेकंड, क्लासरूम शुड बी ऑफ ए प्रिस्क्राइब्ड साइज विद 2 गेट्स एंड एडजस्टेबल डेस्क्स। कक्षा 2 गेट और समायोज्य डेस्क के साथ एक निर्धारित आकार की होनी चाहिए। देखिए जिस समय पर हम स्कूल्स में थे उस टाइम पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था कि हर क्लासरूम में 2 गेट्स हों या ना हो, लेकिन आज अगर कोई स्कूल है, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या एडेड स्कूल है, जो भी स्कूल हो उसके अंदर अगर आपको एफिलिएशन चाहिए तो आपको ऐसे क्लासरूम्स बनवाने होते हैं जिनके अंदर 2 गेट्स हों। एंड सेकंड थिंग इज एडजस्टेबल डेस्क। सपोज आपके पास कोई फिजिकली चैलेंज चाइल्ड आ जाता है तो उसके बैठने के लिए आपको डेस्क का कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इजीली एडजस्ट हो सके। आफ्टर दैट, टॉयलेट शुड बी सेपरेटली मेड फॉर फिजिकली चैलेंज्ड। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए शौचालय अलग से बनाया जाना चाहिए। तो ये होना भी अनिवार्य है और यह भी किसका पार्ट रहेगा, बाला का। आफ्टर दैट, द रैंप शुड बी देयर, रैंप होना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा कि भाई कुछ समय पहले तक बिल्डिंग्स में रैंप होना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन आज के समय हर स्कूल की बिल्डिंग में रैंप होना अनिवार्य है ताकि यदि कोई बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड अपनी व्हील चेयर पर आता है तो वो इजीली स्कूल तक एक्सेस कर पाए। आफ्टर दैट, सेफ्टी फैसिलिटीज लाइक फायर अलार्म शुड बी अवेलेबल। फायर अलार्म जैसी सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध
होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सेलिब्रेट्स द डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। समावेशी शिक्षा कक्षा में छात्रों की विविधता का उत्सव मनाती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इस बात को याद रखना है। आफ्टर दैट, बिकॉज सोसाइटी इज हिट्रोजीनियस। अगेन मैं कहूँगा, एग्जाम की लाइन है, क्योंकि समाज विषम है। देखिए, हम सभी इंडिविजुअली डिफरेंट हैं, तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा समाज है वो हेट्रोजीनियस है या विषम कहेंगे, जिसके लिए स्कूलों को विषम समाज को पूरा करने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। एंड सो स्कूल्स नीड टू बी इंक्लूसिव टू कैटर टू हेट्रोजीनियस सोसाइटी। अब देखो भाई, समाज अगर हेट्रोजीनियस है तो हम एक होमोजीनियस तरीके से या एक ही तरीके से बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो हमें भी हेट्रोजीनियस तरीके से, मतलब अलग अलग तरीकों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, विच टाइप ऑफ ग्रुप शुड बी फॉर्म्ड बाय द टीचर इन ए क्लासरूम, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो आपका आंसर होगा हेट्रोजीनियस, क्योंकि हमारा समाज खुद हेट्रोजीनियस है, जिसके चलते शिक्षक को कक्षा में सजातीय समूह नहीं वरन विषम वर्ग समूह बनाने चाहिए। हमें एक जैसे समूह नहीं बनाने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं PWD एक्ट 1995। देखिए 1995 में ये एक्ट आया, जिसके अंतर्गत एक लिस्ट बनाई गई और इसमें बताया गया कि हम किन किन व्यक्तियों को डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए जल्दी से रीड करते हैं। PWD एक्ट 1995 में 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को रखा गया। द फर्स्ट वन इज ब्लाइंडनेस, और यू कैन से नेत्रहीनता। सेकेंड इज लो विजन या क्षीण दृष्टि। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति। हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण दोष। लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरिब्रल पैल्सी। यस, पैल्सी का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ मसल कंट्रोल, और इसको हम हिंदी में बच्चों का लकवा या इंग्लिश में लिटिल डिजीज भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। आफ्टर दैट, सिक्स्थ इज मेंटल रिटार्डेशन इंक्लूडिंग ASD एंड डाउन्स सिंड्रोम। ASD और डाउन सिंड्रोम सहित मानसिक मंदता। यस, व्हाट इज ASD? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ASD के बारे में बताएंगे कि क्या होता है ASD। नेक्स्ट इज मेंटल इलनेस या मानसिक बीमारी। तो ये जो 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज थी, ये इंक्लूड की गई PWD 1995 में। अब बात आती है RPWD की। RPWD आया 2016 में, और इसी के साथ हमारे पास एक नया शब्द भी आया, और जिसका नाम था दिव्यांग। इससे पहले हम एक शब्द यूज करते थे विकलांग, जो कि सुनने में थोड़ा अलग लगता था, अजीब सा लगता था। तो देखते हैं इसके अंदर कितनी डिसेबिलिटीज आई। इसके अंदर टोटल 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को ऐड किया गया है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। द फर्स्ट वन इज ब्लाइंडनेस, और यू कैन से नेत्रहीनता, सेम है। लो विजन या क्षीण दृष्टि, ये भी सेम है। नाउ लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन या कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, ये भी सेम है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण दोष, ये भी सेम है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी या लोकोमोटर दिव्यांगता, देखिए जहां तक हम बात करेंगे PWD की, तो इसी के अंतर्गत इन्वॉल्व था हमारा सेरिब्रल पैल्सी, लेकिन यहाँ पर हमने केवल लोकोमोटर डिसेबिलिटी को ही एक कैटेगरी में रखा है। आफ्टर दैट, ड्वार्फिज्म, बोनापन। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। मेंटल इलनेस, ये भी सेम है, हम डिस्कस कर चुके हैं, PWD वाला ही है ये भी। मानसिक बीमारी, ये आ गया हमारा, देखिए अलग कर दिया है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और यू कैन से ASD। आफ्टर दैट, सेरिब्रल पैल्सी, यहाँ पर अलग कर दिया है इसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी से। आफ्टर दैट, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस। आफ्टर दैट, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो हमारी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, जैसे मैं कहूँगा डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रैक्सिया है,
डिस्मोर्फिया, ये सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। विशिष्ट सीखने की क्षमता या अधिगम क्षमता, यू कैन से। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बॉडी टिश्यू। तो इनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट में किसका नाम है, किसका नाम नहीं है, कौन सा पीडब्ल्यूडी में है, कौन सा आरपीडब्ल्यूडी में है। आमतौर पर इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको लिस्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दीज डेज and we have to know each and everything about it. After that, speech and language disability, भाषण और भाषा विकलांगता. Next is thalassemia. Now what is thalassemia? A group of hereditary hemolytic disease caused by faulty hemoglobin synthesis. After that, again we can say a problem related to blood is hemophilia, a medical condition in which the ability of the blood to clot is severely reduced, causing the sufferer to bleed severely from even a slight injury. मतलब हीमोफीलिया क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति का ब्लड क्लॉट ना हो, मतलब खून का थक्का ना जमे, तो उससे क्या होगा, यदि उसको थोड़ी सी भी कहीं पर चोट लग जाएगी तो उससे खून बहता रहेगा, वो बंद होना बहुत मुश्किल होता है, उसका बहना बंद होने में बहुत समय लग जाता है, तो उसको हम कहेंगे हीमोफीलिया. आफ्टर दैट, सिकल सेल डिजीज, इसमें जो सेल का जो शेप होती है वो राउंड ना होके सिकल शेप में हो जाता है, यू कैन से एक दराती की शेप में हो जाता है. आफ्टर दैट, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ एंड ब्लाइंडनेस, श्रवणहीनता, नेत्रहीनता सहित कई दिव्यांगता, जब एक से अधिक दिव्यांगता हो जाती हैं उसमें कहेंगे. आफ्टर दैट, इट वाज एडेड इन 2016 एसिड अटैक विक्टिम. एंड लास्ट वन इज पार्किंसंस डिजीज. Yes, what is Parkinson disease? A progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people. इसमें क्या होता है कि जैसा आपने बुजुर्गों में देखा होगा, उनके हाथ पैर जो है कांपने लग जाते हैं, या मस्कुलर रिजिडिटी, या बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, चलने फिरने में, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्किंसंस डिजीज. तो चलिए चलते हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर रणनीति है? और देखिए, इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड अलग से ही चमक रहा है, कोऑपरेटिव एंड पीयर ट्यूटरिंग, जिसे अभी थोड़ी ही देर पहले हमने डिस्कस किया है. यस, नेक्स्ट इज ए टीचर शुड बी रिसोर्सफुल. इट मीन्स, देखिए, वेल्थ का हमें कोई लेना देना नहीं है, हाई लेवल अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं है, फेमस अमंग स्टूडेंट्स कोई मैटर नहीं करता है. जो असली चीज मैटर करेगी वो क्या करेगी? ही शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ सॉल्विंग हिज students' problems. Now, next question is, while teaching a single parent child, a teacher should. एकल अभिभावक बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए क्या? चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए. इस तथ्य को नज़रअंदाज करें और ऐसे बच्चे का अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करें. हम उसको अलग होने का एहसास दिलाएंगे ही नहीं, तथ्य को नज़रअंदाज करके हम उसको और बच्चों के भांति ही लेके चलेंगे. Yes, after that, When a child with a disability first comes to school, the teacher should. जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या चाहिए? देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पहली बार आने की, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? डिस्कस विद द चाइल्ड पेरेंट्स टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स. सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए. देखिए, एक सिंपल सी बात है कि बच्चा स्कूल में 5 से 6 घंटे रहता है और रिमेनिंग जो 18 से 19 घंटे होते हैं वह अपने घर पे अपने माँ बाप, अपनी कम्युनिटी, अपने भाइयों बहनों और अपने दोस्तों के साथ ही गुजारता है. तो मीन टू से, यदि हमारे पास कोई निर्योग्य बच्चा आया है, कोई डिफरेंट बच्चा आया है, तो हमें उसके बेस्ट के लिए उन सभी का सहयोग जरूरी है, अनिवार्य है. तो जब आपके पास क्लास में या ऐसा कोई बच्चा आता है तो हमें
उसके पेरेंट्स के साथ एक कोलैबोरेटिव प्लान के लिए डिस्कस करना चाहिए। यस, नेक्स्ट वन इज इफ स्टूडेंट्स रिपीटेडली मेक एरर ड्यूरिंग द लेसन ए टीचर शुड, ये हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें क्या कुछ करना चाहिए? मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन, टास्क, टाइम टेबल और सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब सब कुछ चेंज करो। द सिस्टम इज फॉर द चाइल्ड एंड चाइल्ड इज नॉट फॉर द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द रैशनल बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज दैट, समावेशी शिक्षा के पीछे तर्क यह है कि, और ये क्वेश्चन भी हमने अभी डिस्कस किया, सोसाइटी इज हेट्रोजीनियस एंड स्कूल्स नीड टू बी इंक्लूसिव टू कैटर टू हेट्रोजीनियस सोसाइटी। समाज विषम है और विषम समाज को पूरा करने के लिए स्कूलों को समावेशी बनाने की आवश्यकता है। ओके, होपफुली आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और जैसा कि हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और बाकी के सभी क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप वहाँ से PDF की शेप में उनको डाउनलोड ज़रूर करें और सभी क्वेश्चंस को एक बार अपने लेवल पे करके देखें, जिसके बाद में आपको ये टॉपिक और ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। After that, the Rights of Person with Disabilities Act has been enacted in the year. Yes, Rights of Person RPWD की बात आ रही है, तो यह कब आया? 2016 में। और इसमें कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज को लिया गया था? 21 टाइप्स की। Yes, next question is Children with individual differences should be taught in a school having teachers. व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, यस, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ट्रेन्ड टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स, यस, IEP के ऊपर क्वेश्चन बना है दिसंबर 2019 में। एक समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? शुड नॉट प्रिपेयर, जी नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। शुड ओकेजनली प्रिपेयर, मैं कहूँगा हमेशा करना चाहिए। शुड एक्टिवली प्रिपेयर, यस, एक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए। या हम कहेंगे फोर्थ क्या, शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ, नहीं, बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो हमारा आंसर, जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, शुड एक्टिवली प्रिपेयर, या सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर शुड, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगेन ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 का है और हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही जा रहा है। बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज ए पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, कि प्रत्येक बालक अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता रखता है। एक टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट, जी नहीं, ये है नहीं है, यह पुरानी बातें हैं। फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द, यस, यूनिफॉर्म वेज का हमें यूज नहीं करना है, हमें डाइवर्स वेज का यूज करना है, हमें डिफरेंट वेज का यूज करना है। गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क, जी नहीं, बिल्कुल गलत होगा। डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, देखिए कितना सही लिखा है। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो होपफुली आप इन प्रश्नों के आंसर दे पाए होंगे। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, जो कि आपको पता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट
लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनको और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो होपफुली आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।